झारखंड विधानसभा चुनाव 2024 को लेकर इन दिनों राजनीतिक पार्टियां जो है लगातार जनता को रिझाने के लिए काम कर रही है और इस बीच जो है भारतीय जनता पार्टी के स्थानीय विधायक और राजमहल विधानसभा के प्रत्याशी अनंत ओझा जो है अपने कार्यालय में प्रेस वार्ता किए हैं। प्रेस वार्ता के दौरान उन्होंने कई विकास की योजनाओं को गिनाया है। साथ ही बांग्लादेशी घुसपैठ का जो मुद्दा इन दोनों चर्चा पर है उसको लेकर भी उन्होंने विपक्ष पर प्रहार किया है। आखिर अनंत ओझा प्रेस वार्ता के दौरान क्या कुछ बता रहे हैं, देखें। का पश्चिमी फाटक, टमटम स्टेशन का अंडरपास, तीन पहाड़ का रेलवे फाटक, महाराजपुर में रेलवे फाटक, ऐसे जो निर्बाध आवागमन के लिए सुविधा हो सकता था, इसकी हमने स्वीकृति कराने का काम पूर्ववर्ती रघुवर दास जी की सरकार में कराया था। लेकिन दुर्भाग्यजनक तरीके से और तुष्टीकरण की राजनीति को पोषित करने वाले कृत्य के कारण आज वो चीज़ें एक तरह से कहा जाए कि पूरे 5 वर्षों तक विधानसभा में लगातार उठाने के बाद भी ये सरकार उसको ठंडे बस्ते में या तो गति धीमी करने का काम किया या ठंडे बस्ते में डालने का काम किया। उसी प्रकार से इस इलाके में 300 करोड़ से अधिक लागत से प्रथम फेज का मल्टी मॉडल बंदरगाह प्रथम फेज का कार्य पूरा हो चुका है। द्वितीय चरण के कार्य के लिए भी जो लॉजिस्टिक पार्क बनाना है उसकी प्रक्रिया भी वो धीमी पड़ी हुई है। उसी प्रकार राजमहल में शिक्षा क्षेत्र में जहां साहेबगंज कॉलेज में छात्रों की मांग रही है कि कॉमर्स की पढ़ाई चालू होना चाहिए, वो हमने कॉमर्स की पढ़ाई पूरा करने काम किया। पॉलिटेक्निक कॉलेज हमारे बच्चे जाते थे दूर दराज पढ़ने के लिए, पॉलिटेक्निक कॉलेज का न केवल निर्माण हुआ बल्कि पढ़ाई भी प्रारंभ हो गई। उसी प्रकार से राजमहल में मॉडल डिग्री कॉलेज की करोड़ों की लागत से न केवल निर्माण हुआ बल्कि पढ़ाई भी प्रारंभ हो गई। महिला कॉलेज का न केवल निर्माण हुआ बल्कि पढ़ाई भी प्रारंभ हो गई। उसी प्रकार से बहुउद्देशीय परीक्षा भवन मल्टीपर्पज़ एग्जामिनेशन हॉल 10 करोड़ से अधिक की लागत से राजमहल में मॉडल कॉलेज के कैंपस में ही बन रहा है। कई कॉलेजों का हाई स्कूल का हमने इंटर कॉलेज में नामांतरित कराया, उसके आधारभूत संरचनाओं का विकास कराया। यहाँ इंजीनियरिंग कॉलेज का हमने स्वीकृति कराई विधानसभा में पूर्ववर्ती सरकार में ही। लेकिन 5 साल से लगातार ये सवाल उठते रहा है, लेकिन आज तक वो इंजीनियरिंग कॉलेज का ज़मीन चिन्हित होने के बावजूद भी पूरे 5 साल तक जेएमएम कांग्रेस की सरकार ने वो ज़मीन पूरा करने का काम नहीं किया है। उसी प्रकार से किसान भाइयों के हित के लिए जहां एक और बड़ा कोल्ड स्टोरेज 10 करोड़ से अधिक की लागत से साहेबगंज में तैयार है, इस सरकार को फुर्सत नहीं है उसको चालू करने का। वहीं मिनी कोल्ड स्टोरेज साहेबगंज सदर ब्लॉक में, उधवा ब्लॉक में, ये भी किसानों के हित में काम कर रहा है। राजमहल का जमीन आवंटन के कारण वो काम नहीं हो पाया। बिजली के क्षेत्र में 2014 में जब मुझे आशीर्वाद यहाँ की जनता का मिला था, पूरे विधानसभा क्षेत्र की बिजली की स्थिति बदतर स्थिति में थी। एक एक ट्रांसफार्मर लेने के लिए लोगों को 15 दिन से लेकर के 1 महीना इंतजार करना पड़ता था और एक अवैध प्रकार का टैक्स से गुजरना पड़ता था, गब्बर टैक्स से गुजरना पड़ता था। आज जनता के दिए हुए आशीर्वाद की ताकत से यहाँ TRW का हमने स्थापित कराया और आज 2 दिन 3 दिन के अंदर ट्रांसफार्मर का डिलीवरी आसानी से लोगों को मिलता है। बिजली के क्षेत्र में कई ग्रिड का निर्माण हुआ, आधा दर्जन से अधिक सब स्टेशन का निर्माण हुआ, हर 20,000 की आबादी पर एक सब स्टेशन का निर्माण हुआ और उसके कारण से बिजली के क्षेत्र में निर्बाध आपूर्ति साहेबगंज क्षेत्रवासियों को मिल रही है। ऐसे अनेकों योजनाएं, मैं कह सकता हूं कि ऐसे सैकड़ों योजनाएं जो यहाँ की जनगण का सेवा में समर्पित करने की दिशा में हमने काम किया। आप रेलवे के भी क्षेत्र में देख सकते हैं, ऐसे सीधे तौर पर माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में भारतीय रेल ने भी कई मुकाम बनाया है। लेकिन यहाँ की जनता की जो चिर परिचित मांगे हैं, जैसे साहेबगंज से राजमहल से तीन पहाड़ चलने वाली ट्रेन मुरली हाट में ठहराव बंद कर दिया गया था। आज विगत दिनों हमने मुरली हाट में ट्रेन का ठहराव प्रारंभ कराया। उसी प्रकार से साहेबगंज स्टेशन और राजमहल स्टेशन करोड़ों की लागत से अमृत भारत योजना के माध्यम से उसका आज सौंदर्यीकरण हो रहा है। रेलवे हाई स्कूल का नए तरीके से CBSE पाठ्यक्रम के साथ रेलवे हाई स्कूल में जो एक तरह से समाप्ति के कगार पर था, उसका पढ़ाई प्रारंभ हुआ है। उसी प्रकार से राजधानी की यहाँ की लोगों की मांग पुरानी थी, राजधानी का ठहराव कराने का काम किया। वनांचल एक्सप्रेस के बारे में
तो मुझे लगता है कि कई लोग को याद भी नहीं होगा, उसका समय सारणी भी बदलाने का काम अथक प्रयास करके भारत सरकार के रेल मंत्रालय, रेलवे के अधिकारियों से, जो रांची में खुलने का समय 2 बजे तक रहता था, अब वहाँ के लोगों को सुविधा दिलाने की दिशा में उनको शाम में करने का भी प्रयास हमने किया। और वनांचल में LHB कोच लगे, उस जर्जर बोगी से निस्तारण उसका हो, ये भी लगातार एक जनप्रतिनिधि होने के नाते जनता की जो आवाज़ थी उसको हमने पूरा करने की दिशा में प्रयास किया, उसका परिणाम भी आया। यहाँ के लोगों का बरसों से सपना था साहेबगंज में रजिस्ट्री ऑफिस चालू होने का, वो साहेबगंज में रजिस्ट्री ऑफिस यहाँ प्रारंभ हो गया। उसी प्रकार से साहेबगंज से हावड़ा तक इंटरसिटी ट्रेन चले, ये लोगों की मांग कई पुरानी थी और उसको भी आदरणीय रेल मंत्री जी से भारत सरकार के अधिकारी, रेल मंत्रालय के अधिकारियों से समन्वय बना करके उसको भी पूरा करने का काम हुआ। तो इस प्रकार से सामान्य नागरिक जीवन, सड़कों का जाल आप देख सकते हैं। लेकिन दुर्भाग्यजनक तरीके से JMM कांग्रेस राजद की जो वर्तमान सरकार है उसका राजमहल विधानसभा के प्रति कैसा सौतेला व्यवहार है कि उसकी वानगी आप देख सकते हैं कि जो NH80 कहलाता है, जो प्रत्यक्ष मार्ग NHI का है, उस मार्ग को लेकर के जब जर्जर होना प्रारंभ हुआ तो 2021 में हमने विधानसभा के अंदर इस सवाल को किया था और सरकार के माननीय मुख्यमंत्री जी के जो प्रभारी मंत्री थे उन्होंने 15 दिन के अंदर काम चालू करने की बात कही थी। 15 दिन के जगह पर 515 दिन बीत गया, फिर भी इस सरकार ने यहाँ के लोगों को भगवान भरोसे छोड़ने का काम किया। इससे आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि साहेबगंज के प्रति, राजमहल के प्रति इस सरकार के नुमाइंदों का किस प्रकार से सौतेलापन व्यवहार था। हद तो तब हो गई कि जब NHI ने डिपॉजिट में RCD NH को, राज्य सरकार के अधीन जो NH है उसको उन्होंने राशि उपलब्ध करा दिया, टेंडर की प्रक्रिया पूरी हो गई, उसके बाद भी कई महीने बीत गए, आज तक लोगों को गड्ढे में क्षेत्रवासियों को चलना हो रहा है। मैं क्षेत्रवासियों से आपके माध्यम से एक वचन दोहराता हूं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने के साथ 10 दिनों के अंदर ये सड़क का निर्माण कार्य युद्ध स्तर पर चालू होने का काम करेगा और जो भी लोग इस काम में होंगे उसको दंडित कराने का काम भी मैं करूंगा। क्योंकि जो कष्टमय जीवन, चाहे वो साहेबगंज वासियों ने सहा है, जो राजमहल ने सहा है, जिसने यहाँ की जनता को अपमानित करने का काम किया, उसको उसकी सज़ा देनी ही पड़ेगी। उसी प्रकार से राजमहल में हमने पूर्ववर्ती रघुवर सरकार में 36 करोड़ के लागत से गृह जलापूर्ति योजना प्रारंभ कराया था। 5 साल बीत गए, आज तक वो योजना ऐसे पेंडिंग पड़ा हुआ है, 1 इंच भी ये सरकार उसको काम चालू नहीं करा पाई। तो इनकी वानगी देख सकते हैं। और वही दूसरी ओर वर्तमान हेमंत सोरेन जी की सरकार में जिस प्रकार से इस इलाके के अंदर, न केवल पूरे झारखंड में बल्कि साहेबगंज विशेष करके वो जिला है जहाँ की पूरी डेमोग्राफी को बदलने का काम हुआ है। राजमहल विधानसभा क्षेत्र के अंदर जिस प्रकार से बांग्लादेशी घुसपैठियों का लगातार प्रभाव बढ़ा है, लव जिहाद, लैंड जिहाद करते करते अब वोट जिहाद तक ये बांग्लादेशी घुसपैठिए काबिज हो रहे हैं। हमने संवैधानिक संस्था, जिसके बारे में मेरी पूरी श्रद्धा है, हमने चुनाव आयोग के पास भी इसकी गुहार लगाई थी, लेकिन सरकार के इशारे पर जो लोग हैं उन्होंने योजनाबद्ध तरीका से इन घुसपैठियों का नाम डिलीट नहीं किया। और मैं आज आप सबों के माध्यम से भी कहने एक संकट की ओर से राजमहल क्षेत्रवासियों को सावधान करना चाहता हूं कि पूर्व में 2014 से 2019 तक केवल उधवा प्रखंड में मात्र 8000 मतदाताओं की संख्या बढ़ी थी। 2014 से 19 के बीच में जब राज्य में भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी तो मात्र 8000 मतदाता की संख्या बढ़ी थी। और 2019 से 24 के बीच में 2019 से 24 के बीच में जब राज्य में JMM कांग्रेस राजद गठबंधन की सरकार बनी तो बड़े पैमाने पर, खास करके जो पश्चिम बंगाल के से सटा गंगा किनारे का जो हिस्सा है, 130% तक मतदाता में वृद्धि करते हुए 22,000 से अधिक मतदाता की संख्या में वृद्धि होती है। ये वोट जिहाद के अलावा और कुछ नहीं है। बड़े पैमाने पर इस प्रकार का खेल हुआ है। फर्जी आधार कार्ड, कई प्रमाण मैंने विधानसभा के माध्यम से लगातार उठाने का काम किया। कई प्रमाण जाली दस्तावेज बना करके वैध नागरिकता का दुमका जिला के जरमुंडी प्रखंड के तलझारी में बनाने का काम हुआ। और आश्चर्य है
कि झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस का मौन समर्थन इन घुसपैठियों को मिला हुआ है। और हद तो ये हो गई कि जो मीडिया के माध्यम से जो खबरें आई है वो और चिंता करने लायक है। अब तो बांग्लादेशी घुसपैठियों का वकालत जब विधानसभा के अंदर, जब हम सदन के अंदर आवाज़ उठाते थे तो कांग्रेस और जेएमएम के नेता उन घुसपैठियों के खिलाफ, जहां देश हित में खड़ा होना चाहिए था, वो घुसपैठियों के समर्थन में विधानसभा के अंदर खड़ा होते थे। अब लोकतंत्र का जब महापर्व हुआ तो लोकतंत्र के महापर्व में कांग्रेस के बड़े से बड़े नेता, इंडिया अलायंस के नेता उन घुसपैठियों के पक्ष में बयान देने तक को खड़े हो रहे हैं। आखिर घुसपैठियों से झारखंड मुक्ति मोर्चा को इतना प्रेम क्यों है? आखिर इसी संथाल पड़ना में साहेबगंज जिले की रबिका पहाड़ी नाम की एक आदिम जनजाति की बेटी संथाल पड़ना में टुकड़ों में क्यों काटा गया? उसको राजमहल विधानसभा के उधवा में एक दलित युवा चंदन रविदास को प्रतिबंधित मांस खिलाया जाता है। 24 घंटे तक हेमंत सोरेन जी की सरकार उन अपराधियों पर कार्रवाई नहीं करती है, लेकिन जनता के दिए हुए आशीर्वाद की ताकत से जब भारतीय जनता पार्टी के विधायक होने के नाते मैं उस परिवार का, उस दलित युवक की पीड़ा को जानने जाते हैं, समझने जाते हैं, तो हद ये हो गई कि जो प्रतिबंधित मांस वो युवा नहीं खाता है तो उसके पीठ पर पत्थरों से पीट करके उसकी पीठ के अंदर कई जख्म भरे हुए थे। और मैंने प्रशासन को उस समय कहा था कि अगर 24 घंटे के अंदर गिरफ्तारी नहीं होती है तो सीधे सीधे हम आर पार की लड़ाई लड़ने का काम करेंगे। उस समय भी जो कथित सेकुलरवादी अपने आप को राजनीति करने वाला लोग है, वो इस प्रकार के कुकृत्य, जघन्य कुकृत्य करने वाले लोगों के समर्थन में बयान दे हैं। ये क्षेत्र भूला नहीं इस बात को। इस प्रकार के जो सांप्रदायिक तुष्टीकरण का खेल, इस प्रकार के जो समाज के विभाजनकारी राजनीति का खेल, यह झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस के समर्थन से इस इलाके में चल रहा है। उनको बताना चाहिए कि आखिर बांग्लादेशी घुसपैठियों पर इतनी जो अप्रत्याशित वृद्धि हुई है, ये कौन सी खटाखट की स्कीम के तहत आई है। जेएमएम के नेताओं को बताना चाहिए कि इतनी डेमोग्राफी कहाँ से बदली है। पाकुड़ जिले के अंदर गोपीनाथपुर की जो घटना घटी है उसमें कौन लोग गए थे? रबिका पहाड़ी को टुकड़ों में काटा गया था। हेमंत सोरेन सरकार का कौन सा मंत्री उस आदिम जनजाति की बेटी के घर पर गया जाकर के, और सरकार का मंत्री जाकर के उस बेटी को, आदिम जनजाति समाज की, पहाड़िया समाज की बेटी का, उस परिजनों को सांत्वना देने पहुंचा था। इसलिए ये खेल इस इलाके में चल रहा है। और भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी होने के नाते हम तो विकास की बात करने चले हैं। हम तो केवल विकास की रास्ते, जो योजनाएं हमने बताई है, 5 साल रघुवर दास जी की भाजपा की सरकार में मैं विधायक था और 5 साल जेएमएम के सरकार के समय में विधायक था। हमारा मेडिकल कॉलेज, जो स्वीकृत मेडिकल कॉलेज है, जिसको केंद्र सरकार को पैसा देना था, योजना पूर्वक इन लोगों ने जमीन विवाद के चक्कर में उसको जमीन प्रक्रिया दूसरे जगह दे दिया। तो जहाँ एक और हम विकास की बात को लेकर जनता के बीच में जाना चाहते हैं, वहीं दूसरी ओर जेएमएम के द्वारा वोट बैंक की राजनीति के लिए तुष्टीकरण का खेल चल रहा है, विभाजनकारी खेल चल रहा है। और हद ये हो गई है, मुझे बोलने में मुझे कोई हिचक नहीं है कि लोकतंत्र के महापर्व में भी एक वर्ग समूह, मैं आप सभी के माध्यम से कहता हूँ कि जब आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने सबके कल्याण के लिए काम किया, उन्होंने उज्ज्वला दिया, योजना दिया, तो समाज के सभी गरीब समूह, सबके तबके के लिए योजना दिया। उन्होंने प्रधानमंत्री आवास दिया, तो समाज के सभी वर्ग समूह के लिए आवास दिया। लेकिन जरा घूम जाइए, एक वर्ग समूह के घरों में भारतीय जनता पार्टी का झंडा या इस प्रकार का झंडा दिखाई आपको नहीं देता है। लेकिन मैं सीधे सीधे कहता हूँ कि सांप्रदायिक ध्रुवीकरण का खेल राजमहल विधानसभा में जो चल रहा है, इसका जनता लोकतंत्र के माध्यम से उसको जवाब देने का काम करेगी। और आज मैं आप सभी के माध्यम से पुनः राजमहल विधानसभा क्षेत्र वासियों को, जो हमारे कल उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी का 10 बजे मुरली मैदान पडरिया राजमहल में जो महती जनसभा को संबोधित करने वाले हैं, उसमें आमंत्रित करने का भी आग्रह करता हूं। और उसी आमंत्रण के साथ हमारे कई नेता इस इलाके में भारतीय जनता पार्टी के लिए हमारे काम कर रहे हैं। हमारे बिहार सरकार के मंत्री आदरणीय हरीश सहनी जी, वो लगातार क्षेत्र में घूम रहे हैं।
हमारे मुंगेर के विधायक प्रणव यादव जी, हमारे कहलगांव के विधायक पवन यादव जी, हमारे सांसद जो बिद समाज से आती है आदरणीय डॉक्टर संगीता बलवंत जी लगातार क्षेत्रवासियों से घूम रही है और पूरे क्षेत्र में भारत माता की जय का उद्घोष, जय श्री राम का उद्घोष से गांव-गांव में लोग स्वागत कर रहे हैं। अद्भुत लहर है और ये चुनाव निश्चित रूप से अब तक के सारे रिकॉर्ड को पार करके और भारतीय जनता पार्टी को आशीर्वाद देने का काम करेगा।